चलो शुरू करते हैं हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट चैप्टर, है ना। कॉस्ट चैप्टर में हम लोग 7 वैरायटी का डायग्राम पढ़े थे। सबसे पहला फिक्स्ड कॉस्ट। बताओ कैसा होता है डायग्राम। बुक नहीं देखना है, बिना बुक देखे बताना है। कैसा होता है फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू फिक्स्ड कॉस्ट। सेकेंड वैरायटी पढ़े थे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। कैसा होता है डायग्राम। इनवर्सली एसिव। ये होता है वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम, ठीक है। तीसरा डायग्राम था हमारा टोटल कॉस्ट। बताओ कैसा होता है टोटल कॉस्ट का डायग्राम। इनवर्सली एसएपी होगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट। मान लो अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, तो फिर ये कहाँ से शुरू होगा, ये होता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। यहां तक याद आ गया। 3 ठो डायग्राम। चौथा डायग्राम एवरेज कॉस्ट में सबसे पहला हम लोग पढ़े थे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। कैसा होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है, याद करो। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है, यू शेप का होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ये यहां से शुरू होकर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्टिंग में हाई रहता है, स्टार्टिंग में तेजी से फॉल होता है, फिर स्लोली फॉल होता है, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद इसमें सेकंड वैरायटी था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसका डायग्राम कैसा होता है, यू शेप का होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद तीसरा वैरायटी था हमारा तीसरा वैरायटी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट बताओ कैसा होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पता चल गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया। एवरेज कॉस्ट कैसा होता है, यू शेप का होता है, ये एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और आखिरी में होता है मार्जिनल कॉस्ट। बताओ मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है। मार्जिनल कॉस्ट, तीनों के यू शेप में थोड़ा थोड़ा अंतर है ना। ध्यान देना, तीनों के यू शेप में थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहला वाला भी यू शेप है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन ये जो डायग्राम होता है ये बहुत ज़्यादा डीप यू नहीं होता, थोड़ा सा यू होता है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला जो होता है एवरेज कॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा डीप यू होता है, मतलब इसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो बहुत नीचे होता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और तीसरा वाला जो होता है ये एक प्रकार से वो जो टिक वाला सिंबल होता है ना, नाइकी का सिंबल टिक वाला, उस टाइप का सिंबल का होता है। पहले थोड़ा सा फॉल करता है, उसके बाद अपना लोएस्ट में आता है, फिर बढ़ने लग जाता है, ठीक है। मतलब इसका बढ़ने वाला पार्ट ज्यादा है। यू में क्या होता है, दोनों साइड इक्वल होता है ना। यू में या वी में भी नीचे का पार्ट से देखोगे तो दोनों साइड इक्वल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये वाला साइड बहुत लंबा होता है और ये वाला साइड बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो डायग्राम में थोड़ा थोड़ा अंतर है, शेप सभी का यू शेप है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी, एवरेज कॉस्ट का भी और मार्जिनल कॉस्ट का भी, ठीक है। तो 7 डायग्राम पढ़े थे हम लोग। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब सभी के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द कॉस्ट, दो दो करके हम लोग देखेंगे सभी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहला एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन। दोनों का डायग्राम कैसा होता है, एवरेज कॉस्ट का डायग्राम यू शेप, मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम यू शेप, दोनों यू शेप है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है, चलो देखते हैं। फर्स्ट देखो, यहां पर हम पढ़ेंगे 6 प्रकार का रिलेशनशिप। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ठीक है। अब ये 6 प्रकार के रिलेशनशिप में हमको डायरेक्टली डायग्राम पढ़ना है और डायग्राम के साइड में समराइज्ड वे में लिखा हुआ है रिलेशनशिप, बस उसको हम लोग समझेंगे, उतना हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। देखो सबसे पहला रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि साइड में भी वही लिखा है, उसी को बड़ा करके सेंटेंस में लिखा हुआ है, यहां पर शॉर्ट में समरी में दिया हुआ है। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप, तुम बताओ क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें। रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग याद करो टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में निकाले थे।
जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट, जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होता है लेकिन पॉजिटिव होता है तो टोटल प्रोडक्ट स्लोली राइज होता है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है तो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो टोटल प्रोडक्ट फॉल करता है। इस तरीके से रिलेशनशिप निकाले थे। यहां पर भी दोनों को देखो, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को, और दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताओ। सबसे पहला रिलेशन बताओ, देखकर क्या समझ में आ रहा है? जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है, कहां से कहां तक फॉल करता है? यहां से फॉल होना शुरू हुआ फॉल हो रहा है, कहां तक? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉल हो रहा है। जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है तब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के नीचे रहता है। देखो है या नहीं है? जब एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के नीचे, ठीक है। जब एवरेज कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, लोएस्ट पॉइंट का मतलब कौन सा पॉइंट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब एवरेज कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है तब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के साथ इक्वल होता है, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा स्टेज, जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो तीन प्रकार का रिलेशनशिप। पहला रिलेशनशिप, जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है मार्जिनल कॉस्ट कहाँ रहता है? उसके नीचे रहता है। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से छोटा रहेगा, कम रहेगा। जब एवरेज कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पे होगा तब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या होगा? एक दूसरे के साथ इक्वल होगा। और जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू होगा तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा या उसके ऊपर होगा। क्लियर है बात? ठीक है, पढ़ो, लिखा है क्या? वही, when marginal cost is less than average cost falls, एक ही बात है। when average cost falls marginal cost is less than average cost बोलो, या फिर when marginal cost is less than average cost falls, एक ही बात है, ठीक है। a equals to b तो b equals to a भी तो होगा ना, वैसे ही लिखा हुआ है। जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से छोटा होता है तब एवरेज कॉस्ट क्या करता है? फॉल होता है। तो मैं बोला जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है तब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के नीचे रहता है, ठीक है, या मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से छोटा रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, जब दोनों इक्वल हैं, मार्जिनल और एवरेज दोनों जिस पॉइंट पर इक्वल हैं, उस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट क्या है? अपने लोएस्ट पॉइंट पर है। देखो, एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट एंड एट इट्स मिनिमम पॉइंट, वो अपने मिनिमम पॉइंट पर है, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा तब एवरेज कॉस्ट क्या करेगा? राइज करेगा। या तुम बोल सकते हो जब एवरेज कॉस्ट राइज कर रहा है तब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के ज्यादा रहता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट समझ में आया, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। बोलो पॉइंट नंबर 1 क्या था? डायग्राम को याद करो, दोनों का शेप यू शेप है। सबसे पहला पॉइंट, एवरेज कॉस्ट जब फॉल करता है तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होता है, छोटा होता है, ठीक है। जब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल होता है। और जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू करता है तो मार्जिनल कॉस्ट उसके ऊपर रहता है। क्लियर है बात? ठीक है, इजी है बहुत, ठीक है। तो पहला है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये चीज एग्जाम्पल के साथ हमें यहाँ पर दिया हुआ, एक एग्जाम्पल दिया है जहाँ पर टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट निकाला है और यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया है स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या हो रहा है देखो, स्टेज 2 में क्या हो रहा है। स्टेज 1 में एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है 18, 11, 9। मार्जिनल कॉस्ट उसके इससे छोटा है, देखो 18 से छोटा है 6, 11 से छोटा है 4, 9 से छोटा है 5। जब एवरेज कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पर है, मतलब 9 इज द लोएस्ट पॉइंट, देखो ये पूरा में सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? 9। जब ये 9 है तो ये भी क्या है? 9 है। और जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हुआ, 9 से 9.4 हो गया, तब मार्जिनल कॉस्ट कहाँ क्या है? उससे ज्यादा है, 9.4 से ज्यादा है, देखो 11 है, ठीक है। तो ये उस तरीके का एग्जाम्पल लिया है जिससे कि ये प्रूफ हो जाए। हर एग्जाम्पल में ये सेम चीज प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। ये स्पेसिफिकली वो एग्जाम्पल वैसा लिया है जिससे कि ये चीज प्रूफ हो जाए। हमें ये एग्जाम्पल से कोई लेना देना नहीं है,
अगर हमारे एग्जाम में आता है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, हम क्या करेंगे, सिंपली डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, डायग्राम का ही 2 मार्क्स मिल जाएगा हमें, और तीनों पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे, तीनों पॉइंट का 2 मार्क्स मिल जाएगा हमें, टोटल हमारा 4 मार्क्स हमें मिल जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, हमें ना एग्जाम्पल लेना है, ना बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखना है, हमें तीनों पॉइंट को समझा देना है, पॉइंट 1 2 3 जो हम पढ़े, और डायग्राम बना देना, बस इतना मोर देन सफिशिएंट हो। ठीक है, सेकेंड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। दोनों का डायग्राम याद करो कैसा होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कौन से शेप का होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कौन से शेप का होता है? यू शेप का होता है। मार्जिनल कॉस्ट कौन से शेप का होता है? वो भी यू शेप का होता है। चलो देखते हैं दोनों के बीच का रिलेशनशिप। देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, तीनों रिलेशनशिप पढ़ो तो देखो तो कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है क्या तीनों रिलेशनशिप? इसके ऊपर जो था एग्जैक्टली सेम रिलेशनशिप है। जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप होता है, सेम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप होता है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ रिलेशनशिप निकालो एवरेज कॉस्ट का, या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, किसी के साथ भी रिलेशनशिप निकालो, तीनों रिलेशन क्या होगा? सेम ही। ठीक है, तो ऊपर का जो 3 पॉइंट था, पॉइंट 1 2 3, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप, वही सेम रिपीट हो रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में, सेम टू सेम, पूरा सेम टू सेम। ठीक है, एक भी पॉइंट अलग नहीं है, ऑल एवरीथिंग इज सेम। जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से छोटा होता है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल करता है। जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे होता है, और जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बड़ा होता है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज करता है। ठीक है, वही 3 पॉइंट सेम, कॉपी पेस्ट। क्लियर है? तो क्या पढ़ने का जरूरत है ये तीनों पॉइंट को? ऑलरेडी पूरा सेम कॉपी पेस्ट है। बोलो। दो पॉइंट में मीट नहीं कर रहा है, पहला पॉइंट से दोनों स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो वेरिएबल कॉस्ट के साथ ही तो डिपेंड करता है। हम पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड होता है, फिक्स्ड कॉस्ट से उसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैं 0 यूनिट बनाता हूं, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है 100 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 0, मार्जिनल कॉस्ट भी आएगा 0। ठीक है, 1 यूनिट अगर मैं बनाता हूं, पहले 0 यूनिट बना रहा था तो वेरिएबल कॉस्ट 0 लगेगा, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, वो तो लगेगा ही 100 रुपए, चाहे तुम बनाओ या ना बनाओ। अगर वेरिएबल कॉस्ट 0 है तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगा? 0। अच्छा, एक काम करते हैं, टोटल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट फिर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट 100 हो गया, मार्जिनल कॉस्ट 0। ठीक है, अब अगर मैं 1 यूनिट बनाता हूं, ठीक है, 1 यूनिट बनाता हूं तो मुझे कॉस्ट लगता है 110 रुपए। सॉरी, फिक्स्ड कॉस्ट 100 ही होगा, फिक्स्ड कॉस्ट 100 ही होगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना लग जाएगा? 10 रुपए पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? मार्जिनल कॉस्ट कितना हुआ? 10 रुपए। यहां से यहां का इंक्रीमेंट में कितना आया? 10 रुपए। तो क्या दोनों स्टार्ट जब होता है क्या दोनों इक्वल होता है? हो रहा है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट स्टार्टिंग में इक्वल होता है, दोनों दोनों एक ही पॉइंट से शुरू होता है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट जो बनेगा उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट लगेगा वही तो मार्जिनल कॉस्ट होगा। अगर पहला यूनिट बनाने के लिए 500 रुपए लग रहा है, फिक्स तो फिक्स है, उसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। अगर पहला यूनिट को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट 500 रुपए लग रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगा? वही 500 होगा, है ना। तो दोनों स्टार्ट एक ही पॉइंट से होता है, वो वहां पर मीट नहीं कर रहे हैं, वो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है, वो पॉइंट से दोनों स्टार्ट होते हैं। तो इनफैक्ट तुम एक काम कर सकते हो, इसमें 4 पॉइंट लिख सकते हो रिलेशनशिप का, 3 तो जो है वही, एक और लिख सकते हो कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, एक साथ स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो भी एक पॉइंट तुम ऐड कर सकते हो उसमें। ठीक है, चलें आगे। पॉइंट थर्ड, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है याद करो।
सारा डायग्राम, सातों डायग्राम हमेशा याद रहना चाहिए। कोई बोले कॉस्ट, एक नाम लिया फिक्स कॉस्ट, तुम्हारे मुंह से निकल जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट याद करो कैसा होता है, यू शेप का होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है, यू शेप होता है। मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है, यू शेप होता है। हम 3 यू शेप डायग्राम पढ़े थे, अब उन तीनों के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, अच्छा ऊपर हम लोग ऑलरेडी ये दोनों का रिलेशनशिप और ये दोनों का रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं पॉइंट 1 और 2 में। पॉइंट 1 में पढ़े एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन, पॉइंट 2 में पढ़े एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन। अब क्या किया है, दोनों को मिला दिए। ठीक है, आओ देखते हैं तीनों के बीच का रिलेशनशिप। तीनों के बीच का रिलेशन, डायग्राम तो देखा देखा लग रहा है सब। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, समरी नहीं दिया ना यहाँ पर। ये 6 पॉइंट ही है, देखो सबसे पहला पॉइंट मुझे बताओ एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। क्या ये दोनों कभी मीट हो सकते हैं, क्या ये दोनों, देखो ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, क्या ऐसा कभी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच का गैप जो है उसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, है ना। क्योंकि एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कौन होगा, एएफसी। क्या एएफसी जीरो हो सकता है कभी, नहीं हो सकता। अगर एएफसी कभी जीरो हो ही नहीं सकता तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कैसे, हो सकते हैं इक्वल। मैथ्स बेसिक क्लास 2 का मैथ्स, अगर ये कभी जीरो ही नहीं होगा तो ये दोनों इक्वल हो पाएंगे कभी, कभी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अगर ये दोनों इक्वल ही नहीं हो पाएंगे तो क्या ये कभी इसके साथ इंटरसेक्ट कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। तो फिर ये डायग्राम कैसे जाएगा ऊपर, ये तो देखो दिख रहा है कि ये जाकर इंटरसेक्ट हो जाएगा, दिख रहा है ना, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ये डायग्राम यहाँ से इसके बगल से होकर जाता रहेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता रहेगा, लेकिन कम होते 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 वो पॉइंट कभी नहीं आएगा कि दोनों आपस में क्या हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए। बात समझ में आया, क्लियर है बात। ठीक है, तो ये दोनों के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या आता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसी फॉर्मूला में वेरिएबल कॉस्ट को इधर ले गया। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, पढ़ो पॉइंट नंबर 1 तो, एएफसी इज ग्रेटर बाय एबीसी बाय द अमाउंट ऑफ एएफसी। दोनों के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, एएफसी होता है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एसी एंड एबीसी कर्व continues to fall with increase in output because the gap between them is average fixed cost which continues to decline with rise in output। दोनों के बीच का गैप कम होता रहेगा लेकिन दोनों आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 भी पढ़ लो, AC and ABC curve never intersect each other as AFC can never be zero। तो एक ही चीज के बारे में 3 पॉइंट है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। एक ही चीज को समझाया है कि ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे, इन दोनों के बीच का गैप कम होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, अब इसको देखो, ये किस किस को क्रॉस करके जा रहा है, एबीसी को क्रॉस किया और एवरेज कॉस्ट, दोनों को क्रॉस किया। लेकिन ध्यान देना दोनों को वो जिस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है वो दोनों उनका मिनिमम पॉइंट है। देखो ये भी ग्राफ में ये उसका मिनिमम पॉइंट था और ये ग्राफ में भी
ये इसका मिनिमम पॉइंट था। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो एवरेज कॉस्ट को उसके लोएस्ट पॉइंट से क्रॉस करता है, और एवरेज मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को उसके लोएस्ट पॉइंट से क्रॉस करता है, और एवरेज कॉस्ट को भी उसके लोएस्ट पॉइंट से क्रॉस करता है। ठीक है, जो पॉइंट हम ऊपर पढ़े थे दोनों का रिलेशनशिप में, मार्जिनल कॉस्ट वाला रिलेशनशिप में पॉइंट नंबर 2 जो पढ़े कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके लोएस्ट पॉइंट से क्रॉस करता है, और उसमें भी हम लोग पढ़े कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को उसके लोएस्ट पॉइंट से क्रॉस करता है। ठीक है, वही पॉइंट है, सेम पॉइंट, कुछ भी नया नहीं पढ़े हैं अभी तक। पढ़ो पॉइंट नंबर है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व एट देयर मिनिमम पॉइंट। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, तो पढ़ा हुआ है क्या, देखो यू शेप का होता है, ये तो हमें पहले से पता है। जब हम लोग एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़े तब से हमें पता है कि ये तीनों डायग्राम क्या होता है, यू शेप का होता है। ठीक है, और आखिरी पॉइंट पढ़ो, तो क्या ये पॉइंट भी हम पढ़े थे, इसका मतलब क्या है, देखो डायग्राम बनाऊंगा याद आ जाएगा। पहले किसका मिनिमम पॉइंट आएगा, एबीसी का मिनिमम पॉइंट। अगर हम इधर से चालू करें तो पहले किसका मिनिमम पॉइंट आएगा, एबीसी का, और बाद में किसका आएगा, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, वही चीज लिखा है लास्ट पॉइंट में, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व लाइज ऑलवेज राइट टू द राइट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज, इसके राइट साइड में होगा। राइट साइड में होने का मतलब पहले आएगा। ठीक है, पहले कौन आएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट आएगा, और उसके बाद किसका मिनिमम पॉइंट आएगा, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट। ये भी पढ़े थे हम लोग, याद है कहां पर पढ़े थे, ये रहा बनाया हुआ भी है, देखो बन रखा है डायग्राम में, ए और बी दोनों पॉइंट बन रखा है, देखो लास्ट क्लास में पढ़े थे, बी वाला पॉइंट पहले आएगा, ए वाला पॉइंट बाद में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मिनिमम पॉइंट किसका आता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का आता है, उसके बाद किसका आता है, एवरेज कॉस्ट का आता है। ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा रिलेशनशिप, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का। चौथा में जाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है, टोटल कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है, इनवर्सली एस शेप, स्टार्टिंग फ्रॉम फिक्स्ड कॉस्ट का पॉइंट, जहां से फिक्स्ड कॉस्ट शुरू होता है वहां से शुरू होता है, और इन्वर्टेड एस शेप का होता है हमारा। ठीक है, कौन सा कर्व के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है, यू शेप का होता है। चलो दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं, देखो दोनों है यहां पर, अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व को देखो, पहले फॉल करता है, अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचता है, फिर राइज करता है, फॉल किया, अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचा, फिर राइज किया। तो जब ये फॉल करता है, जब ये फॉल करता है उस टाइम पर क्या होता है, टोटल कॉस्ट जो होता है वो स्लोली राइज हो रहा है, राइज तो कर रहा है, डिमिनिशिंग रेट से राइज कर रहा है, राइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज होने का जो स्पीड है वो बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसके बाद जब मार्जिनल कॉस्ट राइज होता है, देखो ग्राफ एक बार में कैसे ऊपर राइज हो रहा है ना, तो इसके बाद क्या होता है, ये तेजी से राइज होता है, पहले स्लोली राइज हो रहा है, बाद में तेजी से राइज हो रहा है। तो स्टेज 1 में व्हेन marginal cost falls, total cost rises at a diminishing rate। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2, when marginal cost is minimum, जब मार्जिनल कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पर होगा, उस पॉइंट में टोटल कॉस्ट, उस पॉइंट से टोटल कॉस्ट बदल जाएगा, पहले स्लोली राइज हो रहा था, उस पॉइंट के बाद तेजी से राइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
when the rate of increase in total cost stop diminishing, marginal cost is at its minimum point. जब ये स्लोली राइज होना बंद हो जाएगा और तेजी से राइज करना शुरू करेगा, उस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, अपने मिनिमम पॉइंट पर होगा. और तीसरा पॉइंट जो है वो है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट राइजेस, जब मार्जिनल कॉस्ट राइज करेगा तब टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट, तेजी से राइज करना शुरू कर देगा. ठीक है, पहले स्लोली राइज करेगा, फिर स्टॉप हो जाएगा. कौन से पॉइंट में, जब मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगा, वहां से फिर वो तेजी से राइज करना शुरू कर देगा. क्लियर है बात? ठीक है, आखिरी पॉइंट पे पढ़ लो. व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग. तो 3 पॉइंट है यहां पर, तीनों साइड में लिखवा दिया. याद है कुछ अभी तक क्या पढ़े हम लोग? पहला रिलेशनशिप क्या पढ़े थे? एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. क्या था रिलेशनशिप, बताओ बिना बुक देखे. एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप. पहला पॉइंट, जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है तो मार्जिनल कॉस्ट उसके नीचे रहता है. जब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पर होता है तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के साथ इक्वल होता है. और जब एवरेज कॉस्ट राइज करना शुरू करता है तो मार्जिनल कॉस्ट उसके ऊपर रहता है. ठीक है, वैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का सेम रिलेशनशिप था. ठीक है, उसके बाद हम तीनों का रिलेशनशिप पढ़े, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. उसमें हम लोग तो जो रिलेशनशिप है वो तो है ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि एएफसी जो है वो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, उनके बीच का गैप धीरे धीरे कम होता रहेगा, लेकिन वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, और क्या पढ़े थे? एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट बाद में आएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट पहले आएगा. बस हो गया. और उसके बाद ये पढ़े 3 पॉइंट. ठीक है, आगे चलें. नेक्स्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है? यू शेप. मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है? अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट यू शेप का होता है. तुम भी बोले, मैं भी हाँ बोल गया. टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं बोला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनवर्सली एस शेप. वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या? वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है? इनवर्सली एस शेप. मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है? यू शेप. लेकिन इसका जो रिलेशनशिप है ये हम एक ही रिलेशनशिप पढ़ेंगे और वो थोड़ा अलग टाइप से पढ़ेंगे. कैसे पढ़ेंगे देखो. अच्छा, एग्जांपल दिया गया, बुक में नहीं दिया. देखो, सबसे पहला मान लो यूनिट्स है, फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है. 0 यूनिट बनाऊंगा, फिक्स्ड कॉस्ट 0 रहेगा, 100 रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट 0, टोटल कॉस्ट 100, मार्जिनल कॉस्ट तो छोड़ देते हैं, इसको नॉट डिफाइन कर देते हैं. 1 यूनिट बनाया, फिक्स्ड कॉस्ट तो वही 100 रहेगा, चाहे जितना भी बना लो. 5 यूनिट बनाते हैं. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 10 था, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, ये कितना आ जाएगा 10. सेकेंड यूनिट बनाएंगे, मान लो वेरिएबल कॉस्ट आ गया 30, ये कितना हो जाएगा 130, ये कितना हो जाएगा 20. तीसरा यूनिट बनाएंगे. ठीक है, तीसरा यूनिट बनाएंगे, मान लो वेरिएबल मार्जिनल कॉस्ट कितना आ जाएगा 20. चौथा यूनिट बनाएंगे, कितना आ जाएगा 30. ठीक है, अब मुझे बताओ 5 यूनिट में बना रहा हूँ. ठीक है, सॉरी 4 यूनिट में बना रहा हूँ इस एग्जाम्पल में. 4 यूनिट को बनाने पर मुझे वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 4 यूनिट अगर मैं बनाता हूँ तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 80 रुपीज़ होगा.
ये तो टोटल ही है ना, तो टोटल कितना होगा 80 रुपीज़। 4 यूनिट बनाता हूँ तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 80, फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा 100, मतलब कितना आ जाएगा 180। ठीक है, 4 यूनिट को बनाने का टोटल मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा। 4 यूनिट को बनाऊंगा तो मार्जिनल कॉस्ट मुझे टोटल कितना पे करना पड़ेगा। फर्स्ट यूनिट में कितना पे करना पड़ा, सेकेंड यूनिट में कितना, थर्ड में कितना, फोर्थ में कितना, सभी को ऐड करेंगे। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है, वही 80 आ रहा है। देखो इसका टोटल क्या आ रहा है, आज समझ में आया। तो बोलने का मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ इक्वल होता है। मार्जिनल मतलब टोटल मार्जिनल कॉस्ट, जितना हम इंकर किए, चाहे यूनिट 1 2 3 4 सब, टोटल मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मान लो मैं 1 यूनिट कम बनाता हूं, अब ऐड करो तो क्या अभी भी सेम आ रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना है, वही 50 रुपए। मार्जिनल कॉस्ट कितना आ रहा है तीनों को मिलाकर 50 रुपए। समझे, चाहे मैं ज्यादा यूनिट बनाऊं, कम यूनिट बनाऊं, 1 यूनिट बनाऊं, 2 यूनिट बनाऊं, 500 यूनिट बनाऊं, 0 यूनिट बनाऊं, हमेशा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टोटल मार्जिनल कॉस्ट के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ गया बात। ठीक है, ये हमेशा होगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। 0 यूनिट बनाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कितना है 0, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 0। तुम चाहे कितना भी यूनिट बनाओ, जो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है वो हमेशा टोटल मार्जिनल कॉस्ट के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो उसी को जब हम डायग्राम में आएंगे, डायग्राम में देखो ये मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम है। इसके अंदर जो एरिया होगा, एरिया निकालना जानते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। एक रेक्टेंगल है, अगर उसका एरिया निकालोगे कैसे निकालोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकालोगे। उसी तरीके से इसका जो एरिया होगा, ये जो मार्जिनल कॉस्ट का टोटल एरिया है, ये एरिया किसके साथ इक्वल होगा, मार्जिनल कॉस्ट का टोटल एरिया किसके साथ इक्वल होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ इक्वल होगा। बोलने का मतलब यही है कि मान लो ये एरिया निकला कैसे, पहला यूनिट में हो सकता है 10 रुपए लगा, दूसरा यूनिट में 8 रुपए लगा, फिर 7 लगा, फिर 10 लगा, फिर 12 लगा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट लग रहा है ये, फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपए, सेकेंड यूनिट का 8 रुपए, तीसरा यूनिट का फिर 10, फिर 12, सभी को ऐड करोगे तो जो आएगा वही तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा। तो इसके अंदर का जो एरिया है ये किसके साथ इक्वल होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ इक्वल होगा। बात समझ में आया। तो मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू, यहां पर लिखना है तो एक रिलेशनशिप लिख लेंगे, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बस एक ही रिलेशनशिप है, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइप ऑफ कॉस्ट है, देख लेते हैं फटाफट से। मनी कॉस्ट, व्हाट इज मनी कॉस्ट, वो कॉस्ट जिसके लिए हमें मनी पे करना पड़ता है, जिसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग मनी कॉस्ट। तो ऐसा कौन सा कॉस्ट है जिसके लिए हमें मनी देना नहीं पड़ता, सारा कॉस्ट के लिए तो मनी देना पड़ता है, कौन सा कॉस्ट के लिए मनी देना नहीं पड़ता, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मनी हम लोगों को देना नहीं पड़ता। क्या ओनर को रेंट देते हो, नहीं देते। ओनर को इंटरेस्ट देते हैं, नहीं देते। ठीक है, ओनर को सैलरी देते हैं, नहीं देते। तो बेसिकली ओनर रिलेटेड कॉस्ट हमें पे करना नहीं पड़ता। और एक चीज पे नहीं करना पड़ता जो ओनर रिलेटेड नहीं है, सोच कर बताओ, किसी को देना नहीं पड़ता है वो कॉस्ट, वो कॉस्ट है लेकिन देना नहीं पड़ता है पैसा। 11th अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन पढ़े हो, डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन का पैसा हम किसी को देते हैं, क्या डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा है डेप्रिसिएशन इज अ कॉस्ट, बस लेकिन वो पैसा हमको किसी को देना नहीं पड़ता है। बात समझ में आया। तो जो कॉस्ट का पैसा हमें किसी को देना नहीं पड़ता है उस कॉस्ट को हम बोलते हैं, सॉरी, जो हमें देना पड़ता है उसे हम बोलते हैं मनी कॉस्ट। ठीक है, मनी कॉस्ट रेफर्स टू टोटल मनी एक्सपेंस
incurred by the firm for producing a commodity. Money cost arises due to transaction between a firm and other party. Firm makes payment to other party for use of their physical input and services. कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है. इस कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जिसके लिए हम पैसा पे करेंगे उसका तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम एंट्री करेंगे ही करेंगे. ठीक है, तो मनी कॉस्ट को हम अदरवाइज अकाउंटिंग कॉस्ट के नाम से जानते हैं. सेकेंड है रियल कॉस्ट. व्हाट इज रियल कॉस्ट? कौन दोनों को? रियल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो एक्चुअल में इंकर हो रहा है. एक्चुअल में इंकर होने का मतलब चाहे तुम पे करो या ना करो, लग तो रहा है ना खर्चा. अगर मैं दिन भर किसी बिजनेस में काम कर रहा हूं और वो बिजनेस से सिर्फ 2 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो मैं फायदे में हूं या नुकसान में हूं? साल भर में मैं एक बिजनेस किया, साल भर मेहनत किया, जिसमें से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट निकला. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना प्रॉफिट दिखा रहा है? 2 लाख रुपए. तो मैं फायदे में हूं या नुकसान में हूं? क्यों नुकसान में हूं? क्योंकि अगर उतना ही मेहनत अगर मैं कहीं और जाकर करता, मान लो कहीं पर काम करता, तो मुझे वहां से सैलरी कितना मिल जाता? लेट से 10 लाख रुपए मिल जाता. तो नेट में मेरा लॉस कितने का हो रहा है? 8 लाख का. तो ये जो 10 लाख का सैलरी कॉस्ट है, ये एक्चुअल में तो इंकर हुआ ना. हम किसी को पे नहीं किए, हम बुक्स में जनरल एंट्री नहीं किए, लेकिन ये कॉस्ट तो है ना. तो रियल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसमें सब कुछ आता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ठीक है. Real cost refers to pain, sacrifice, discomfort and disutility involved in providing factor services to produce a commodity. It is computed in terms of the pain and discomfort involved in production process. For example, physical and mental effort by labor in doing the work. अच्छा, इसमें एक और चीज भी है रियल कॉस्ट में. एक तो इम्प्लिसिट कॉस्ट तो है ही, ये तो मालिक से रिलेटेड वाला. अच्छा, लेबर लोगों से रिलेटेड प्लस इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉस्ट भी होता है. हम मान लो प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम साल भर में 5 लाख रुपए कॉस्ट इंकर किए. हम क्या किए? आस पास बगल में जो नदी था उसको पॉल्यूट कर दिए, आसपास का रोड रास्ता खराब कर दिए. तो क्या ये एक्चुअल में कॉस्ट है या नहीं है? इन्वायरमेंट के लिए तो कॉस्ट है ना. ठीक है, तो ये सारे कॉस्ट को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा. तो रियल कॉस्ट हम कभी कैलकुलेट करते ही नहीं है. रियल कॉस्ट देखोगे तो मैक्सिमम बिजनेस लॉस में आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि वो लोग जितना इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, जितना पब्लिक रिसोर्सेस यूज करके अपना फायदा जनरेट कर रहे हैं, अगर उसको कॉस्ट में लेने लगे तो वो सब कहाँ आ जाएंगे? लॉस में आ जाएंगे. ठीक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट हैज नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. इसीलिए बोला गया इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है. ये सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स में होता है, पढ़ाने के लिए अच्छा लगता है कि रियल कॉस्ट निकालो. एक्चुअल में कोई निकाल नहीं सकता रियल कॉस्ट, क्योंकि मैं कितना पॉल्यूशन कर रहा हूँ मुझे थोड़ी पता है. उसको मॉनेटरी टर्म्स में थोड़ी कन्वर्ट कर सकते. एक फैक्ट्री है, अब वो उसके वजह से कितना प्रॉब्लम्स हो रहा है इन्वायरमेंट में, उसको तो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? पॉसिबल नहीं है. ठीक है. As it is psychological and unrealistic in practice, the human effort and sacrifice made in production activity cannot be evaluated accurately. Private cost. What is private cost? जो कॉस्ट एक इंडिविजुअल फर्म किसी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए खर्च करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइवेट कॉस्ट. दिस प्राइवेट कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंकर्ड बाय इंडिविजुअल फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ कॉमोडिटी. It is the cost incurred by firm on hiring and purchasing input for producing a commodity. This cost has nothing to do with the society. इसको सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है. मतलब इसमें सोशल कॉस्ट का कोई कंपोनेंट नहीं है. सोशल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो दूसरों को बियर करना पड़ रहा है हमारी वजह से. मान लो अभी हम एक फैक्ट्री खोलते हैं, हम फैक्ट्री खोलकर हर साल 5 लाख रुपए का कॉस्ट इंकर कर रहे हैं, उसके ज्यादा रेवेन्यू कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट हो रहा है. लेकिन उस फैक्ट्री के वजह से आसपास में इतना पॉल्यूशन हो रहा है कि आसपास में रहने वाले लोगों को हर रोज कोई ना कोई डिजीज हो जाता है. कुछ लोग मर गए उस डिजीज के कारण. तो क्या ये कॉस्ट को हम इंक्लूड कर सकते हैं? अगर हम इस कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा सोशल कॉस्ट के अंदर. अगर हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम कौन से कॉस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं? जो हम खुद से पे कर रहे हैं, तो वो है हमारा प्राइवेट कॉस्ट. ठीक है, आ गया. मतलब बेसिकली प्राइवेट कॉस्ट में जो बाहर वाला सोसाइटी वाला कंपोनेंट है वो नहीं होता है, और सोशल कॉस्ट में वो वाला कंपोनेंट भी एडेड होता है. सोशल कॉस्ट इंक्लूड डिसएडवांटेजेस सफर्ड बाय द सोसाइटी ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी. तुम्हारे फैक्ट्री के वजह से जो आसपास के लोगों को डिसएडवांटेज हो रहा है, उसका भी अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में कॉस्ट निकालें तो उसे हम क्या बोलेंगे? सोशल कॉस्ट बोलेंगे. ठीक है. आज एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बरगढ़ में है,
इसके वजह से कितना प्रॉब्लम होता है बरगढ़ में, आसपास के लोगों का जीना हराम हो रखा है वहाँ वो एरिया में, हर रोज पॉल्यूशन, वो इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतना धूल होता है, इतना प्रॉब्लम्स होता है, वो एरिया वालों को इतना प्रकार का बीमारी होता है कि उसको हम कॉस्ट के टर्म्स में इवैल्यूएट नहीं कर सकते। बात समझ में आया? तो सोशल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आसपास के सोसाइटी वालों को बियर करना पड़ता है तुम्हारे बिजनेस की वजह से। समझ में आया बात? ठीक है, चलो तो यहीं पर चैप्टर खत्म होता है, कॉस्ट चैप्टर। ये लास्ट का जो 4 पॉइंट है इसको स्किप कर सकते हो तुम, चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है? कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, नो डिफरेंस। एक्सप्लिसिट है कॉस्ट डेप्रिसिएशन, इम्प्लिसिट खाली ओनर रिलेटेड होता है, डेप्रिसिएशन एक्चुअल में कॉस्ट है। क्योंकि मान लो ये फर्नीचर है, ये मैं 10 लाख रुपए देके खरीदा हूं, तो इस पर जो डेप्रिसिएशन है, मैं क्यों चार्ज करता हूं डेप्रिसिएशन? रीजन क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का? रीजन क्या है? इसका वैल्यू कम हो रहा है और 10 साल या 20 साल बाद मुझे रिप्लेस तो करना पड़ेगा ना इसे, इसको फेंक कर दूसरा लाना पड़ेगा, तो उस टाइम तो कॉस्ट इंकर होगा ना जब इसको मैं फेंक कर दूसरा लाऊंगा, तो उसी के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। लेकिन हर रोज हम डेप्रिसिएशन का पेमेंट किसी को नहीं करते, ये जब एसेट ऑब्सोलीट हो जाएगा फिर नया एसेट आएगा डायरेक्टली, ठीक है? लेकिन इस ड्यूरेशन में जो साल में हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, वो साल में हम डेप्रिसिएशन का पैसा किसी को देते नहीं है, वो हमारे पास ही रहता है, ठीक है? दिशा, इशिका और कृष्ण।